ओके नाउ चलिए, यहाँ पर लास्ट क्लास हमने की थी, पेरिटोनियल कैविटी को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और ओवरऑल अगर आप फॉर एग्जांपल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कट करके खोल देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे नजर आएंगे। अब क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपने रिमूव किया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी वाज ऑक्यूपाइड बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसको कहां से काटा है, जहां से डिडिनम खत्म होके अभी जेजुनम स्टार्ट ही हुआ था तो कट लगाया इधर, और इलियम सीकम में जैसे एंटर हो रहा था तो कट लगाया, और इसको निकाल के 20 फीट लंबा वो कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन का गुच्छा आपने बाहर फेंका है। तो आपको चीजें और क्लियर नजर आई हैं। वो जो लार्ज इंटेस्टाइन उनको सराउंड कर रहा था, और इसमें भी एक ट्रांसवर्स कोलॉन तुमने काटा है ताकि तुमने पीछे की चीजें आपको नजर आए। और इसके साथ साथ अभी ये स्टमक है और ये इसोफेगस है। इसोफेगस इस वक्त यहाँ पर इसोफेजल हाइटस से पास होके अब एब्डोमेन में आया है, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट सारा कोर्स जो है वो आपका पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है। ये और बात है कि इसके ऊपर का हिस्सा सर्वाइकल भी है, बिकॉज इसोफेगस स्टार्ट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ, क्योंकि सेकंड ईयर में अभी आपने लेरिंक्स नहीं की है, बट यू से दैट इट स्टार्ट्स वेयर योर फेरिंक्स फिनिशेस, और फेरिंक्स फिनिशेस इंसिडेंटली एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द C6 वर्टिब्रा। वर्टिब्री टोटल सर्वाइकल होते ही साथ हैं, तो उसका मकसद ये हुआ कि बाकी एक ही वर्टिब्रा बचा है और उसके इन फ्रंट होगा हमारा इसोफेगस। तो सर्वाइकल इसोफेगस विल बी अ स्मॉल पार्ट and then it will enter here into the thoracic inlet, I say superior thoracic aperture, be a part of superior mediastinum, and then being a part of the inferior mediastinum it has to choose either to be middle mediastinum or anterior or posterior। आपको पता है सारे स्ट्रक्चर posterior mediastinum में होते हैं, क्योंकि मिडिल में तो हार्ट बैठा हुआ है और इंटीरियर में तो कोई जगह खास है नहीं इतनी। वो जो थाइमस फंसा था वो भी अब फाइब्रस टिश्यू सा बन के रह गया है, और थोड़े से लिगामेंट्स हैं, ऐसा उतना कुछ खास है नहीं। तो सारा जो लोड है हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम पर है। वैसे तो मिडिल पर भी है, लेकिन मिडिल में एक ही हार्ट बैठा हुआ है और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है, तो इट विल बी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में लॉन्ग कोर्स करने के बाद ये आपको पता है कि अब डायफ्राम से होता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल नहीं एलिमेंट्री ट्रैक्ट, क्योंकि गैस्ट्रो तो फिर स्टमक से शुरू होगा, इससे पहले है हमारा इसोफेगस, फिर फेरिंक्स, फिर माउथ, जिसको हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसी ये फिर यहां पर इंटर हो जाएगा थ्रू दी इसोफेजल हाइटस। और इसोफेजल हाइटस का तो पहले ही आपको पता है कि दिस लाइंग एक्चुअली, अगर आप डोम ऑफ द डायफ्राम इस तरीके से अगर आप लेते हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और ये आपका क्रूरा जो होते हैं, इट्स लाइक दिस, द डोम ऑफ डायफ्राम इज लाइक दिस, ऐसे बहुत पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक तो यहां तो इसोफेगस था और सारी एओर्टा था, ये T12 लेवल थी। इस जगह पर आपको पता है ना कि कौन, वो जो आपका राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम था, राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम यहां से जब आया तो ये हायर लेवल तक आ गया था यहां पर, एंड देन इट इज द फाइबर्स आर एक्चुअली गोइंग अराउंड हियर ऑन द लेफ्ट साइड टू मेक हियर अ सिलिंज। तो सुराख जो क्रिएट हो जाता है राइट क्रस के अंदर, व्हिच इज शिफ्टेड लिटिल टू द लेफ्ट साइड हियर, तो वो एक हाइटस क्रिएट हो जाएगा जो जाहिर है थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे होगा। ऊपर की लेवल माने 2 लेवल्स ऊपर, तो माना ये T10 लेवल पर। और अगर कोई ऐसा सुराख में इससे भी ऊपर कर दूं यहां पर, तो फिर ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम हो जाएगा, इट्स लिटिल हायर, 2 लेवल्स और ऊपर, तो ये T8 लेवल पर। और यहां से आपको पता है कि इंफीरियर वेना के वहां एंटर होती है, और ये केवल ओपनिंग है, ये इसोफेजल हाइटस है, ये एओर्टिक ओरिफिस है। इन लोगों ने क्या है कि तीनों के नाम सुराख हैं ये ओपनिंग सी, लेकिन उन्होंने ओपनिंग से अपने नाम बदले हुए हैं। एक का नाम ओपनिंग डाल दिया, केवल ओपनिंग, दूसरे का नाम डाल दिया इसोफेजल हाइटस, ओपनिंग अगेन, और तीसरे का नाम डाल दिया एओर्टिक ओरिफिस। तो यहां पर ये है हमारा इसोफेजल हाइटस, तो ये इसोफेजल हाइटस है यहां पर, तो ये आपका इसोफेगस है, एंड देन इट इंटर्स इनटू द इसोफेजल हाइटस। ये अपना लंबा कोर्स करके यहां पहुंचा है, और जैसे ये एब्डोमेन में एंटर होगा तो उसके बाद इसका टोटल जर्नी है सिर्फ ½ इंच। Infradiaphragmatic or abdominal part of the esophagus is hardly ½ inch है जरूर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, जो इस वक्त आप ये छोटा सा इसोफेगस का हिस्सा देख रहे हो। दैट विल बी हिडन ऑब्वियसली बाय द लिवर, इसका मतलब होगा लिवर के पीछे ही, लेकिन बहरहाल होगा जरूर। तो इट इज ½ इंच ऑफ द इसोफेगस इज एब्डोमिनल पार्ट, रेस्ट ऑफ द होल रीजन, आई से होल पार्ट इज इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द इसोफेगस। और ये थोड़ा सा सर्वाइकल भी, सर्वाइकल होगा तो वहां की ब्लड सप्लाई लेगा। जब होगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनल तो उसके साथ सोया हुआ है एओर्टा, तो सीधा सीधा एओर्टा से ब्रांचेस लेगा, जरूरत ही नहीं है किसी को। अब जो सर्वाइकल रीजन में छोटा सा है
तो वो लेगा ब्रांचेस यकीनन सबक्लेवियन के किसी ब्रांच से, क्योंकि उधर तो है सबक्लेवियन के अलावा और कुछ नहीं। आप कैरोटिड जो है, कैरोटिड ये देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत हैं आर्टरियाँ आपके नेक में, लेकिन नेक के लिए वो बनी ही नहीं है। अब हार्ट इधर है तो उनको नेक में से मजबूरन गुजरना पड़ा है, ये और बात है, लेकिन ये नेक को पूछती नहीं है ना। तो कॉमन कैरोटिड, वैसे कॉमन कैरोटिड तो कुछ देती ही नहीं है सवाए इसके कि आगे चल के वो 2 में डिवाइड हो जाती है, बस इसका काम यही है सिर्फ। उसने 2, यूं समझ लो कि ये कॉमन कैरोटिड ने 2 बेटियों को जन्म दिया है, यही बड़ा एहसान किया है, खुद वो कुछ नहीं करती। और जब एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरियां बनेगी तो इंटरनल कैरोटिड तो इतना भी नहीं करेगी कि कुछ कर ही दे, वो सिर्फ नेक में से गुजर के क्रेनियल कैविटी में अंदर घुस जाएगी। उसने तो ये भी नहीं किया कि कुछ दे ही दे। तो ना कॉमन ने कुछ दिया आपको, न इंटरनल ने दिया, अब बाकी रह गई एक्सटर्नल। और देखने को देखा जाए तो एक्सटर्नल भी कुछ नहीं करेगी नेक के लिए। इसका मकसद है कि कैरोटिड सिस्टम नेक के लिए बना ही नहीं है। यानी जहाज आपके हैदराबाद के ऊपर से गुजरते ज़रूर हैं, एयरपोर्ट पे नीचे लैंड करते ही नहीं है कि आप इनको यूज़ कर सको। जो आप देख के खुश हो जाते हैं कि ये हो जाता है, ये गुजरते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ, तो इससे तो फिर इससे गुजरते हैं, तो इससे तो फिर यहाँ से चांद भी नज़र आ जाता है हैदराबाद में से। तो इसका मकसद ये थोड़ी कि चांद से हमें नज़र आता है और हम चांद पे चढ़ सकते हैं क्योंकि हैदराबाद में है ना। तो कहने का मतलब देखने के हैं यहाँ से, सारा काम इनका फेस, नेक, फेस, हेड, ब्रेन वगैरह, ये कैरोटिड सिस्टम है उसके लिए। तो फिर जब कैरोटिड सिस्टम उसके लिए है, तो फिर यहाँ जो नेक में विसरा बैठे हुए हैं ये कौन करेगा भाई? आर्टरियाँ ही 2 हैं। जब कैरोटिड्स नहीं रही तो बाकी क्या रहा? सबक्लेवियन, कोई और तीसरा सोर्स ही नहीं है। तो इट इज द सबक्लेवियन। तो इसका मकसद है कि इसोफेगस के इस छोटे से हिस्से को कौन सप्लाई करेगा? सबक्लेवियन की कोई ब्रांच। और जब आप नीचे आओगे तो फिर तो एओर्टा बैठा हुआ है, उस एओर्टा को डायरेक्टली इसोफेजियल ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो वो जो आपका थोरेसिक वाला हिस्सा है वो करेगा, जाहिर है। तो ये ऊपर जो सर्वाइकल वाला हिस्सा है दैट विल बी सप्लाइड हियर बाय द सबक्लेवियन। तो ये सबक्लेवियन से सप्लाई होगा, और ये होगा सप्लाई किससे? एओर्टा से, ये सबक्लेवियन से। और ये जो डायफ्राम को पेनिट्रेट करने के बाद ये एब्डोमिनल आया है, ये सप्लाई होगा फिर उन ब्लड वेसल से जो आगे से फिर स्टमक को भी सप्लाई करती हैं। समझ गए? स्टमक को जो सप्लाई स्टमक को मिलेगी वो इसको भी दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि फिर से ये आर्टरियां ही नहीं होंगी, आगे से वेन्स भी होंगी। और हमें पता है ना कि जब बात होती है स्टमक की या जीआईटी की, तो उसकी जो वेन्स होती हैं, आर्टरियों को तो चलो हम समझ लेंगे, जो वेन्स होती हैं तो वहां का जो ब्लड होता है दैट इज ड्रेन्ड बाय द पोर्टल सिस्टम। ये जीआईटी में खास तौर पे और कहीं नहीं है, दैट इज ड्रेनिंग इनटू द पोर्टल वेन। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो लोअर पोर्शन देख रहे हो, इससे आप इसोफेगस का ये लोअर पोर्शन जब ये ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा तो सबक्लेवियन वेन के किसी ट्राइब्यूटरी में, ये ड्रेन होगा तो एओर्टा नहीं, इंफीरियर वेना केवा भी नहीं, सुपीरियर वेना केवा भी नहीं, बल्कि वो भी नहीं तो फिर कौन? अजाइगस वेनस सिस्टम। ये उसी की ट्राइब्यूटरियां होंगी, ये सबक्लेवियन की ट्राइब्यूटरी होंगी। लेकिन ये ट्राइब्यूटरी जो होगी लोअर पोर्शन की, ये होगी किसकी ट्राइब्यूटरी? पोर्टल वेन की। इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस होगी। तो लोअर पोर्शन, अब यहां पर अगर हम देखें, अंडरस्टैंड, यहां पर अगर हम देखें ये पूरा आप यहां पे देखें तो ये जो लोअर पोर्शन है दैट इज सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ द सेम ब्लड वेसल्स व्हिच आर सप्लाइंग योर स्टमक आल्सो। ये एओर्टा से और ये सबक्लेवियन आर्टरी से। लेकिन ये नहीं समझना कि तो सबक्लेवियन आर्टरी कितना सप्लाई करेगी? छोटा सा हिस्सा, छोटा नहीं करती। ये सबक्लेवियन आर्टरी इसका 1/3 तक सप्लाई दे देती है, इवन यहां तक। क्यों? क्योंकि एओर्टा आपको पता है ना, डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा शुरू हो जाता है L4 लेवल, सॉरी T4 लेवल पे, एक्सटर्नल एंगल पे। तो इसका मकसद है कि नेक में नहीं, एक्सटर्नल एंगल तक जो इसोफेगस आएगा उसकी सप्लाई सबक्लेवियन को देना लाजमी है, क्योंकि सबक्लेवियन भी तो बहरहाल एओर्टा की ही ब्रांच है। तो उसका फर्ज है कि यहां तक सप्लाई करे। तो ये इसोफेगस का सिर्फ ऊपर का छोटा सा सर्वाइकल वाला कि थोरेसिक का अप टू द एक्सटर्नल एंगल भी इसी से सप्लाई होगा, तो सीधा बोलो कि अपर 1/3 सप्लाई होगा। जब आप यहां आएंगे ना तो ये ना समझना कि ये सिर्फ लोअर 1/2 इंच विल बी सप्लाइड बाय द आर्टरीज ऑफ द स्टमक। ये फिर इसके देखा देखी यहां तक निकल जाएगा,
आप सीधा कह सकते हो कि ये distal 1/3 of the esophagus is supplied here by the arteries, same arteries which are supplying the part of the stomach. तो इसका मकसद ये है कि एओर्टा ने सही मानों में सप्लाई कितनी दी है इसको, ये मिडिल 1/3 को। तो ये 3 सोर्सेज हैं फ्रॉम 1/3 पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हो, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अगर ऐसा हुआ तो फिर वेन्स का भी हाल यही होगा, मींस लोअर 1/3 ऑफ द venous circulation of your esophagus will go into portal vein, और जो portal blood होगा that will first be reporting to the liver। ये आपको पता है portal vein जो है किसी भी आर्गन से, हमेशा समझ लेना, किसी भी आर्गन से जब भी कोई वीनस ब्लड बाहर आता है तो उसका फर्ज है कि उस नाली में जाए जिसका नाम है इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। अगर डायफ्राम से नीचे तो इंफीरियर वेना केवा, डायफ्राम से ऊपर तो सुपीरियर वेना केवा। आप कहें सुपीरियर वेना केवा तो यहां बनती है, यहां तक का तो एरिया खाली है, जो एरिया खाली है वो अजाइगस वीनस सिस्टम के हवाले, क्योंकि अजाइगस वीनस सिस्टम नुमाइंदा है किसका, सुपीरियर वेना केवा का। ये आपको पता है कि सुपीरियर वेना केवा बनने के बाद फौरी तौर पे उसके पोस्टीरियर साइड पे आके खुलती है क्या, अजाइगस। और इस रास्ते में क्योंकि इंफीरियर वेना केवा डायफ्राम के बाद अंदर थोरेक्स में इंटर ही नहीं होती, तो डायफ्राम के नीचे का सारा सिलसिला हवाले किसके, और इंफीरियर वेना केवा के बाद सुपीरियर वेना केवा यहां से इंटरकास्टल स्पेस के पास पास बनती है। तो इतना बड़ा एरिया कौन कवर करेगा, इसके लिए नेचर ने एक सिस्टम दिया हुआ है अजाइगस वीनस सिस्टम, क्योंकि अजाइगस वीनस सिस्टम ये सारा जितना भी वीनस ड्रेनेज है वो बिलाखिर डालता है किसमें, सुपीरियर वेना केवा में। तो इसका समझ लो कि इट इज अदर नेम ऑफ सुपीरियर वेना केवा, समझ लो अजाइगस इज लाइक दिस, हालांकि ये इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी है। तो ये जहां पर होगा तो इसका मकसद ये हो गया कि पोर्टल में तो ये जितने भी ब्लड होते हैं वीनस जो भी आर्गन से निकलते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा में जाते हैं, सवाए जीआईटी के। उसका ब्लड जाएगा जरूर इंफीरियर वेना केवा में, लेकिन पहले नहीं जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, पहले जुड़ के एक वेन बनाएगा। देखो ना, सुपीरियर वेना केवा ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बनाया था जिसका नाम डाला था अजाइगस वीनस सिस्टम। इसको देखा देखी इंफीरियर वेना केवा ने कहा कि मेरा एक सिस्टम क्यों नहीं, उसने एक सिस्टम बना दिया है पोर्टल सिस्टम। तो आप कहेंगे चलो सर पोर्टल सिस्टम बना लो और ये ट्राइब्यूटरी हो जाएगी हमारे इंफीरियर वेना केवा की, नहीं। इस सिस्टम से हमने ये फायदा लिया कि इस सिस्टम को इंफीरियर वेना केवा में तो हम बाद में डालेंगे, पहले इसको डाल देंगे लिवर के अंदर। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जीआईटी के अंदर से सारे टॉक्सिन्स जितने भी हैं ये सीधे तुम अगर इंफीरियर वेना केवा में डाल देते ऐसे जैसे अजाइगस को डाला है तो ये सारी गंदगियां जो हैं आपकी इंक्लूडिंग योर अमाइनो एसिड्स, जो उसमें जो नाइट्रोजन बॉम्ब है वो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता और अगले मिनट में ये ब्रेन तक भी पहुंच जाता। ये नहीं करना है, इसलिए रास्ते में रुक गया और आ गई टोल प्लाजा और ये आ गया आपका नाका जिसका नाम है लिवर। तो पोर्टल वेन विल इंटर इनटू द लिवर। तो सारा वीनस ब्लड जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूट बी स्प्रेडिंग इन द लिवर, और लिवर इसको फिल्टर कर देगा पूरे को। अब लिवर की जिम्मेदारी है कि यहां से फिर वेन्स उठाए और वो फिर इंफीरियर वेना केवा में डाल दें। यानी ये लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज होंगी आपकी, जो 3 ट्राइब्यूटरियां होती हैं, दिस कम फ्रॉम द लिवर। और ये लिवर की ट्राइब्यूटरियां इंटर हो जाएंगी किसके अंदर, आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर विद इन द एब्डोमेन। और उसके बाद ये तीनों रिसीव करके अब आपका इंफीरियर वेना केवा विल पेनिट्रेट द केवल ओपनिंग टू इंटर डायरेक्टली इनटू योर राइट एट्रियम। समझिए, तो इसका मकसद ये हो गया कि लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस जो इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है, ये लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस की जो ड्रेनेज है ये जाएगी पोर्टल वेन में। बाकियों का तो कोई मसला नहीं है, ये जाएगी सीधी अजाइगस में। और ये सबक्लेविन वाली तो आपको पता है कि सबक्लेविन जुगुलर के साथ मिलकर ब्रेकियोसेफिलिक 2 मिला के सुपीरियर वेना केवा, यानी वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में, तो सीधा सीधा बोलो के सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है, मसला ही नहीं है। मसला इसका है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस का बड़ा बड़ा मसला है, क्योंकि इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो पोर्टल में जाती है ऐसे जैसे जीआईटी की सारी। अब सिर्फ क्या लोअर पोर्शन वो जो जीआईटी का बिलो द एब्डोमेन है वो वाला कि 1/3 वाला, 1/3 वाला, ये बहुत मसला है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता लिवर में कोई मसला हो गया, यानी लिवर में हो गई अगर फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें फाइब्रोटिक हो जाता है, लिवर स्कार हो जाता है एक तरह से, लिवर वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमल टिश्यू नहीं रहता, क्योंकि मुसलसल उसको एक इन्फेक्शन सता रही है कोई बरसों से, डिकेड से। ये ऐसे फौरन नहीं होता सिरोसिस, हेपेटाइटिस उसको लग गया होगा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस का वो पेशेंट होगा, हेपेटाइटिस सी उसको फॉर एग्जांपल या बी उसको लगी हुई है, और ये आगे चल के क्या होगा, ये कॉन्स्टेंटली उसको इरिटेट करेगा और ये इन्फ्लेमेशन विल बी गोइंग अराउंड, और इन्फ्लेमेशन भी होती रहेगी साथ में रिपेयर भी होती रहेगी।
वो फाइब्रस टिश्यू बनता रहेगा और इसका जो लिवर होगा वो ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि 80% फाइब्रस हो गया है अब। और जब फाइब्रस हो जाएगा तो ज़ाहिर है उसके अंदर श्रिंकेज होगी, और श्रिंकेज होगी तो दबाव आएगा, और दबाव आएगा तो वो वीनस ब्लड जो आ रहा था पोर्टल वाला वो इसके अंदर आ नहीं पाएगा। वो अगर नहीं आ पाया तो पोर्टल वेन जिन जिन ट्राइब्यूटरीज से बनती है वो सारी डायलेटेड हो जाएंगी। अब देखिए मेन चीज़ पर आप अगर पाँव रख दो तो उससे निकलते हुए सारे पाइप डायलेट हो जाएंगे। अगर ये डायलेट हो जाएंगे तो फिर ये वेने डायलेट होते वेन्यूल्स तक पहुंच जाएंगे और आखिर में कैपिलरीज तक, समझ गए। और जब कैपिलरीज तक अगर पहुंच गई तो कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होगा, इत्तेफाक से कम होगा। वैसे तो नहीं होगा कम, लेकिन ऐसी कंडीशन में जिसका नाम सिरोसिस है उसमें तो लाजमन होगा ये भी, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, एल्ब्यूमिन मेन बनता ही इधर है, तो उसका सिंथेटिक एक्शन भी तो कम हो जाएगा ना, वो भी इत्तेफाक से, वरना तो ना होता शायद, वरना तो सीधा सीधा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता। एज इफ इट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नॉट इनफ। एक और चीज डिक्रीज ऑनकोटिक भी साथ में, आपको अंदाजा लगे। और ये डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा तो फिर कैपिलरीज के अंदर से फ्लूइड बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकल आएगा। और पानी हमेशा बाहर निकलता है जब उसको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फ्री कैविटी मिल गई है उसको, और उसमें पानी भर जाएगा। और वो पानी जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगी, उसके अंदर ज़्यादातर वाटर होगा और उसका इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगी उसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ता है और वैसे ही प्रोटीन कम है, और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक जब प्रेशर बढ़ता है तो डायलिटेशन इतनी नहीं होती टार्चुसिटी की वजह से, कैपिलरी परमिबिलिटी नहीं बढ़ती, वो सिर्फ गैप्स बढ़ जाती हैं और पानी बाहर निकल आता है। तो इसका मकसद यह है कि जो फ्लूइड बाहर निकला है वो है एक्सुडेट नहीं है, वो ट्रांसुडेट है। लेकिन आपको कैसे पता चला एक्सुडेट ना ट्रांसुडेट है? आप फ्लूइड लेंगे, रिकवर करेंगे फ्लूइड, रिट्रीव करें, 10 ml फ्लूइड रिट्रीव करके लेबोरेटरी भेजें, वो बताएंगे कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, क्या सेल्स कौन से हैं इसके अंदर, क्या सेल्स हैं कि नहीं है, क्या बैक्टीरिया है कि नहीं है, ये बताएंगे कि ये इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन है आपकी तरफ से एक्सेसिव फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में, नाम तो आप उसका डाल ही दे आज ही, असाइटिस। तो एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिटोनियल, वैसे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होता है लेकिन ये एक्सेसिव है। तो आपने उमूमन देखा होगा सिरोसिस के पेशेंट जब एडमिट होने के लिए आते हैं पेट ऐसे फूला हुआ होता है बेचारों का, और इतने फूले हुए होते हैं पेट कि उनके अंदर 2-2 लीटर फ्लूइड होता है, और ये इतना दबाव डालता है डायफ्राम नीचे नहीं आता, सांस नहीं ले पाते वो इतनी स्ट्रेच होती है कि पेन से चीखते हैं। और फिर हमें फिलहाल अब इस फ्लूइड को क्या करना होगा, इस फ्लूइड को थेरापेटिकली रिमूव करना होगा। थेरापेटिकली इलाज है फ्लूइड को रिमूव करना, ये इलाज है, इलाज के तौर पे कर रहे हैं ताकि वो सांस ले सके। ये पैरासेंटेसिस कहलाती है, थेरापेटिक पैरासेंटेसिस। और साथ में डायग्नोस्टिक भी है, थोड़ा सा फ्लूइड इसका भेज भी दें, हो सकता है कि इसके अंदर सेल्स हो सकता है इन्फ्लेमेटरी हो, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से चेंज होगी। क्योंकि अगर इन्फ्लेमेटरी है तो फॉरेन एंटीबायोटिक पे भी लगाना होगा, और अगर ये एक्सुडेट है सिर्फ तो फिर क्या करना होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम करो। कैसे कम करोगे? ब्लड के अंदर से पानी को कम करो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो। और कहां से कम करोगे? प्लाज्मा का वॉल्यूम कम करो। कैसे? का निकाल लेंगे या यूरिन में बहा देंगे? यूरिन में बहा देंगे, क्योंकि उधर से फिल्टर होता है ना, तो आप उसमें डायूरेटिक्स भी दे देंगे। और साथ में क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर भी कम है तो क्या करोगे? वो क्यों कम है? लिवर प्रोटीन नहीं बना रहा, तो क्या करोगे? प्रोटीन बाहर से दे दो, एल्ब्यूमिन की इंजेक्शन दे दो। वो ट्रांसफ्यूजन की शक्ल में एल्ब्यूमिन की इंजेक्शन देते हैं, 4000 रुपये की होती है, और उसके लाइफ स्पेन टोटल होता है मुश्किल से 3 दिन, और 3 दिन के बाद फिर दोबारा लगाओ, जब तक लिवर ट्रांसप्लांट न करा दो। और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो लिवर ट्रांसप्लांट कराओगे तो फिर ये सिलसिले शुरू होंगे, फिर ये दोबारा बनेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन या जब हो तो आपने देखा होगा कि ये जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं या इस किस्म के, इनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए फिर भेजा जाता है। पहले इंडिया हो जाते थे और अब यहाँ पर भी हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड ये पोर्टल सर्कुलेशन। तो अब अगर ये सिलसिला है जिसमें असाइटिस तो है ही, साथ में पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो कम होगा कि बढ़ेगा? तो पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। और जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो तो आगे चल के आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जब आप विनस सर्कुलेशन कर रहे थे तो हमने दिखाया था आपको, अगर याद हो, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता है जितना। हाँ, नहीं वो तो है ही, वो भी होगा यकीनन। आप यहां पे देखेंगे, आपने एक चीज की होगी मेरा ख्याल है, ये लिवर था, 2 विटेलाइन वेन्स थी ना जो जीआईटी से आई थी। ये विटेलाइन वेन राइट टू लेफ्ट शंटिंग करती है कि नहीं? तो जब
लेफ्ट टू राइट शंटिंग जब होती है तो ये जो लेफ्ट का जो अगला हिस्सा जो होता है डिस्टल वाला, ये तो फिर खत्म हो जाता होगा। अब सारा सिलसिला किस तरफ आ गया? तो इसका मकसद है कि ये यहां तो ये राइट का डिस्टल पार्ट होगा, ये इतना ही रहेगा कि मोटा हो जाएगा? तो इसी का ही तो नाम है पोर्टल वेन। तो इसका भी तो कोई नाम होगा ना। ये स्प्लीन के साथ जुड़ी हुई है तो इसका नाम है क्या? स्प्लीनिक वेन। और उसके बाद ये तो है ना, इसका नाम है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और इसका नाम है यहां पर इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। इनको देख लेंगे हम बाद में। लेकिन अगर यहां आ गया प्रेशर तो हर एक चीज डायलेट होगी। अगर ये डायलेट होगी तो क्या स्प्लीन रुक जाएगी? क्या ये इनलार्ज नहीं होगी? पोर्टल हाइपरटेंशन होती ही नहीं है अगर स्प्लीन इनलार्ज ना हो। तो क्लिनिकली अगर स्प्लीन को इनलार्जमेंट उसकी डिटेक्ट नहीं हुई तो मेरी तरफ से इसको पोर्टल हाइपरटेंशन तो कम से कम नहीं है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या हो जाता है? स्प्लीनोमेगेली, मैसिव स्प्लीनोमेगेली। यानी मैसिव स्प्लीनोमेगेली के 3 मेजर काजेज हैं। मुझे अभी भी याद है, हमारा एक मेडिसिन का बहुत अच्छा प्रोफेसर था डॉक्टर अनवर, अभी तो रिटायर है। तो आते ही 3rd ईयर में जब आया तो 3rd ईयर के अंदर हमारी जो पोस्टिंग लगी तो 3rd ईयर के अंदर ही उसने एक स्प्लीनोमेगेली का पेशेंट जो वो ओपीडी में था, उसने स्प्लीन से पल्पेट की और हमें बताया कि भाई जो स्प्लीनोमेगेली वो मैसिव स्प्लीनोमेगेली आगे चल के आप देखेंगे कि स्प्लीन अगर अपने साइज से दुगनी हो जाए, ट्वाइस मच साइज ऑफ द स्प्लीन, ट्वाइस एज मच ऑफ नॉर्मल साइज अगर हो जाए तो कास्टल मार्जिन से अब थोड़ा फील होना शुरू हो गया आपको अपनी साइज से दुगनी होने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर होती है, ये याद है ना आपका, ये आप 9, 10 और 11th रिब्स जो होती है ना, इस पर अगर आप ऐसे हाथ लगाएं तो इसके नीचे पड़ी हुई है हमारी स्प्लीन। 12th रिब अभी बाकी है। तो ये जब इनलार्ज होती है तो अपनी साइज से अगर ट्वाइस एज मच हो गई ना तो फिर इसका थोड़ा सा बॉर्डर अब उसका फील होना शुरू हो जाएगा। इसका मकसद है कि ये दुगनी बढ़ चुकी है। तो वैसे अल्ट्रासाउंड पे तो फिर आपको नजर आ ही जाएगी। और उसके बाद और बड़ी अगर तो ये किस तरफ बढ़ेगी, इसका बढ़ना किस तरफ होगा? लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ कि राइट इलियक फोसा की तरफ? ये सोच क्यों रहे हैं आप? ये इधर है तो कहां बढ़ेगी भाई? लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ, लेकिन ये बढ़ती राइट इलियक फोसा की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ। ये बताऊंगा आगे चल के ऐसा क्यों है। अरे मकसद है कि मैं ऐसे क्यों पूछता आपसे कि ये लेफ्ट वाली जो है आपकी स्प्लीन वो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये तो बच्चों को भी पता है कि लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी, अंधा थोड़ी है कोई आदमी। तो ये कोई होगी बात तभी बताया होगा ना। ये इस तरीके से यहां बढ़ती है। इसका मकसद है कि स्प्लीन को जब पल्पेट करने की शुरुआत होती है ना आपकी, तो यहां से पल्पेशन शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि जब डॉक्टर यहां से पल्पेशन शुरू करें तो आप उसको नहीं कहना कि ये पागल है, ये क्या है, इधर स्प्लीन है, यहां से शुरू हो रहा है, अंधा है, पता नहीं क्या। नहीं, वो अंधा नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि स्प्लीन अगर पूरी फुल्ली इनलार्ज हो गई ना 10 गुना ज्यादा, तो यहां उसका टिप फील होगा और यहां से। और ये किस वजह से होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन सबसे बड़ी वजह, एक मोस्ट अब आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह ये है। क्योंकि पहले किसी जमाने में पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस के पेशेंट ढूंढने पड़ते थे। अब जहां पर वार्ड में दाखिल हो जाओ तो आधे पेशेंट आपको सिरोसिस के मिलेंगे। सारे मेडिसिन के वार्ड भरे हुए हैं यहां पर। और इमरजेंसी के दिनों में भी आप यहां पे देखोगे, इमरजेंसी में आप बैठे हुए होंगे, वो पेट फुला मर्द नजर आ जाए तो समझ लेना कि ये सिरोसिस का पेशेंट है, अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। और इंशाल्लाह ताला आपकी डायग्नोसिस दूर से ही समझ में आ जाएगी कि ये सिरोसिस का ही होगा। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं ना कि गायनी के वार्ड में अगर पेट फूली हुई औरत आ जाए तो ये प्रेग्नेंट है, और अगर ये मेडिसिन में मर्द आ जाए तो ये सिरोसिस का पेशेंट है। और ऑलमोस्ट 99% आप सही होंगे आप अपनी डायग्नोसिस में दूर से देखते हुए पेशेंट को। और पहले तो ये अपने पाँव पे आएगा ही नहीं, मोस्टली तो वो स्ट्रेचर पे ही आएगा। मैं बताता हूँ स्ट्रेचर पे क्यों आएगा। और ये ज्यादातर तो ये उमन तो ये स्प्लीन उसकी इलाज हो जाती है। स्प्लीनोमेगेली का एक सबसे बड़ा काज मैंने ये बताया। और दूसरा सबसे बड़ा काज जो इसका होता है ना, वो होता है क्रॉनिक मलेरिया। क्रॉनिक मलेरिया में ये क्यों इलाज हो जाएगी? इसका भी क्रॉनिक मलेरिया, हाँ जी, नहीं लिवर से नहीं है। एक तो अभी मैंने बताई पोर्टल हाइपरटेंशन, और दूसरा क्रॉनिक मलेरिया। क्रॉनिक मलेरिया बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ये हीमोलाइसिस की वजह से वहाँ ट्रैप हो जाएंगे,
आरबीसीज और ट्रैप जब हो जाएंगे तो आपको पता है कि स्प्लीन, आपको पता है कि ये पुराने और टूटे फूटे आरबीसीज का कब्रिस्तान है ये, और ये सारे जब आएंगे तो आपको पता है कि ये स्प्लीन इलाज हो जाएगा, नंबर 1। और तीसरा जो है दैट इज़ ए क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में ये क्यों बढ़ेगा? ब्लड कैंसर में इसलिए बढ़ेगा, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, खास तौर पे माइलॉइड जिसमें बोन मेरो फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोन मेरो बनाता है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज वगैरह। जब बोन मेरो फेल हो जाएगा तो वो पुराने टिश्यूज़, ख़ास तौर पे वो पुरानी फैक्ट्रियाँ जो प्रीनेटली अपने अर्ली पीरियड में ब्लड बनाया करती थी जब बोन मेरो नहीं था, वो पुरानी बंद फैक्ट्रियाँ दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको याद आ जाएगा तो हम भी किसी ज़माने में ब्लड बनाया करते थे। और 2 आर्गन होते हैं जो आपको पता है कि बोन के बनने से पहले ब्लड का बनना, क्योंकि बहुत अर्ली तो यॉर्क सेक से बनते हैं आरबीसी से, उसके बाद लिवर और स्प्लीन से बनते हैं। ये तो एक्स्ट्रा मेडुलरी जो हेमेटोपोइसिस होती है वो लिवर और स्प्लीन में होती है। इसका मकसद ये है कि बोन मेरो जो फेलियर हो जाएगा, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जब हो जाएगी तो उसके बाद ये फैक्ट्रियाँ मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट हो जाएंगी, और एक्टिवेट हो जाएंगी तो उसी साइज़ की रहेंगी कि बड़ी हो जाएंगी। और क्या सिर्फ ये कि लिवर भी, लेकिन स्प्लीन तो है ही ना, तो सिर्फ अकेला लिवर स्प्लीन नहीं, लिवर भी चलो उसके साथ, लेकिन स्प्लीन भी, तो स्प्लीन ह्यूज और ह्यूज उसकी स्प्लीन में गिली हो जाती है, ह्यूज जिसको कहें, थोड़ी बहुत नहीं कि डबल हो गई जाती है, ये 10 गुना बढ़ जाने वाले। ये 3 मेजर काज जो मुझे अभी भी याद हैं जो प्रोफेसर ने आते हुए बताया ये, और इनमें से ये जो था क्रॉनिक मलेरिया, ये तो हमने इतनी बड़ी स्प्लीन वाला कोई केस आज तक तो नहीं देखा। बाकी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के बहुत केसेस मेडिसिन में आप देखेंगे, इतनी ही यहाँ तक स्प्लीन उनकी इतना बड़ा। और पोर्टल हाइपरटेंशन का तो रोज़ आपको मुलाकात होगी इससे, डेली 5 केस देखेंगे आप इसके, जिनमें आप ये पोर्टल हाइपरटेंशन। लेकिन अगर स्प्लीन इलाज नहीं है ना तो पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, सर्वोसिस के दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इनको यहाँ पर हम देखें, अगर मैंने बताया अगर आप पोर्टल वेन को यहाँ पर आप ऐसे ब्लॉक कर देते हो, सारी ट्राइबिट्रीज इंक्रीज हो जाएंगी साइज में भी, और वेन्स हैं तो टार्चुअस भी हो जाएंगी, तो कहीं सीधा सीधा वेरिकोज हो जाएंगी। अगर ये वेरिकोज वेन्स हो गई तो वो जो इसोफेगस यहाँ पर आ रहा था, क्या उसकी वेन्स ऐसी रहेंगी कि वो भी वेरिकोज हो जाएंगी? जाहिर है वो भी। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर अगर आप स्टमक, ये आप इसोफेगस है आपका, तो इसोफेगस की ये जो लोअर 1/3 की वेन्स हैं, इनका ब्लड किधर जा रहा था? लिवर की तरफ, पोर्टल की तरफ। यहां ब्लॉक हो गया तो ये डायलेट हो जाएंगी, ऊपर वाली नहीं होंगी डायलेट, क्योंकि वो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही थी, ये डायलेटेड हो जाएंगी। अब ये डायलेटेड कोई ऐसे थोड़ी ना कोई ल्यूमन मुझे नजर आ रही हैं, ये तो ज़ाहिर है म्यूकोजा के नीचे हैं, लेकिन म्यूकोजा के जो नीचे हैं इन वेन्स को जब आप देखोगे, अगर ये म्यूकोजा के नीचे हैं तो ये जब डायलेटेड और टार्चुस हो जाएंगी, ये तो आप देखें ये सरफेस को ऊपर नहीं उठा देंगी, किसको? म्यूकोजा को ऊपर उठा, ये सब म्यूकोजल वेन्स ऐसे बढ़ जाएंगी, तो वो म्यूकोजा को ऊपर उठा लेंगी। ऊपर अगर उठा लेंगी तो अब आप अगर एंडोस्कोप डालते हो तो वॉल्स में से ये बहुत रेज्ड और टार्चुअस ब्लूइश आपको नजर आएंगी कि नहीं? सीधी सीधी कि टार्चुअस? क्या वेरिकोज नहीं होगी क्या? ऐसे वेरिकोज को हम कहते हैं इसोफेजल वेरिकोज वेन्स, और इस कंडीशन का नाम होता है इसोफेजल वाराइसिस। इसोफेजल वाराइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इमरजेंसीज मिलेंगी इसकी, ये इसोफेजल वाराइसिस। ठीक है सर, है वो कैपेट मेडुसी भी तो था, तो जब कैपेट मेडुसी था तो ये अंदर ये भी तो हो सकता है ना, समझिए, तो ये भी हो सकता है, ये इसोफेजल वाराइसिस है। अगर ये इसोफेजल वाराइसिस है तो यहां कुछ नहीं हुआ तो यहां भी कुछ नहीं होगा। अब यहां कुछ नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरफेस पे स्किन के अंडर कवर है, और यहां तुम क्या लगाओगे कि ये रप्चर होंगी? तो स्किन का अच्छा खासा कोटिंग है, लेकिन इधर कोटिंग इतनी थोड़ी है, ये तो म्यूकोजा है। और तुम्हें पता है ना कि यहां से जो फूड पास होता है वो इतने प्रेशर के साथ पास होता है, तभी तो इसोफेगस के अंदर तुम्हारा जो म्यूकोजा रखा गया है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जस्ट लाइक स्किन। स्किन जैसा तो नहीं है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, टफ है लेकिन रेज्ड है, क्योंकि नीचे से उसने उठाया है, किसने? वेरिकोज वेन्स ने। और अब जो तुम फूड खाओगे वो जोर से नीचे आएगा तो क्या छोड़ देगा? इनको रप्चर करा देगा, और रप्चर करा देगा तो फिर ये आपके इसोफेगस है, ये आपका लोअर जो 1/3 है, इसके अंदर ब्लड भर जाएगा पूरा, ये फ्लड हो जाएगा ब्लड के साथ, ये समझ लो। और उससे फ्लड हो जाएगा, ये वोमिट करेगा। ये वोमिटिंग जो माउथ के साथ जो बाहर आएगी, इसको हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। माउथ से ब्लीडिंग आना, ये हेमेटोमेसिस। फ्रेश ब्लड, अभी तो
एकदम से जैसे वो कम से कम ½ लीटर ब्लड निकाल लेगा, इतनी बड़ी मैसिव वोमिटिंग। इसको हम कहते हैं इसोफेजियल। ये है ब्लड किससे? वेरिकोज वेन्स की वजह से हुआ है, ये वेरिसियल ब्लीडिंग कहलाती है। ये किसकी? इसोफेगस की। तो इसको हम कहते हैं यहां पर क्या? हेमेटोमेसिस। हाँ, फौरन पेनलेस ब्लीडिंग, और फौरन बाद क्या, थोड़ी देर बाद एक और बाउट, 2 बाउट आए तो फाते पढ़ लो, गया। ये रात को आ जाते हैं पेशेंट अचानक जामशोरे के हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ से भेज देते हैं शहर में, जी जाओ भाई ये तो उधर से होगा, अब उधर से होगा, वो इधर एडमिट होगा, ये तो अब यहाँ क्या करेंगे उसको। वो ये पता चला कि एक वोमिटिंग, एक और ये 2-3 आ गई, सुबह तक गया। अब अंदाजा लगा फ्रेश ब्लड, ये 2 समझ लगे 2-3 पिंट ब्लड बाहर आ गया, तो कहाँ बचेगा। और एक खुले हुए यहाँ पर, तो ट्रीटमेंट तो बाद में देख लेंगे, पहले बचे तो सही। ट्रीटमेंट तो जाहिर है वो जो वेरिकोज वेन से फिर उनको लाइगेट करके बंद कर देते, बेंडिंग कहते हैं इसको। उसके ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? फिलहाल ये है कि ब्लीडिंग ना हो, ये कर सकते हैं। अब जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट क्या करना है? वो जो ब्लड निकाला है वो ब्लड अब रात के टाइम पे ब्लड अरेंज करो 2-3 पिंट का, फिलहाल तो उसको फ्लूइड लगा दो ताकि ब्लड प्रेशर उसका वो बंद करें, उसके पॉइंट्स ये सारी चीज़ें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये वेरिसियल ब्लीडिंग जो है इसको मैनेज करना भी इतना आसान काम नहीं है। कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इट्स वेरी डेंजरस। ये कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, फेटल हो सकती है ये ब्लीडिंग। ये कौन सी? तो स्टार्ट किधर से हुआ? हेपेटाइटिस से। उससे क्या हुआ? सिरोसिस, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी वजह से इसोफेजियल वेराइसिस, और इसकी वजह से वेरिसियल ब्लीडिंग आ गई, और ये मामला आपके साथ हुआ। हेमेटोमेसिस, मैसिव हेमेटोमेसिस होती है, खासतौर पे ये हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होंगे ना, जो सिरोसिस वाले, उनके साथ ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे देखोगे। इसोफेगस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। जीआईटी को आप करते जाएं और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब ये सिर्फ ये नहीं है, इसमें इसोफेगस में आप देखें कि ऊपर से ये स्टार्ट किधर से हुआ था? जहां से फेरेंक्स खत्म हुआ था, C6 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से फेरेंक्स खत्म हुआ था, और फेरेंक्स के आगे से आपको पता है ना कि ट्रेकिया भी स्टार्ट हुआ है। फेरेंक्स से आगे का मकसद यह है कि फेरेंक्स जहां खत्म हुआ है उस जगह से एक और होल भी है जिससे ट्रेकिया स्टार्ट हुआ है। ये देखिए ट्रेकिया, आप फील ट्रेकिया करते हो, ट्रेकिया भी फेरेंक्स से स्टार्ट हुआ है। इसका मकसद है कि जो आप खाना खाते हो, ये तो आप शुक्र करो कि वो इसोफेगस में चला जाता है। अगर अपनी पे आया ना तो वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, क्योंकि ट्रेकिया और इसोफेगस दे बोथ इमर्ज फ्रॉम द सेम फेरिंक्स। ये सब समझ रहे हैं ना आप? तो ये सेम फेरिंक्स से जाता है, इसलिए आप मुंह से सांस लेते हो तो वो भी तो ट्रेकिया में जाती है ना, तब कुछ नहीं शिकायत करते। तो रास्ते अलग अलग नहीं है, रास्ते सेम है। ये और बात है कि जब आप सांस लेते हो तब तो वो ट्रेकिया में जाता है, तब वो इसोफेगस में नहीं जाता। लेकिन जब आप सॉलो करते हो तो इसोफेगस में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता। अल्लाह ने देखें कैसा एक इंतजाम रखा है। ट्रेकिया के मुंह पर उसने एक दरवाज़ा रखा हुआ है, एक रेगुलेटरी सिस्टम। दरवाज़ा तो ना कहूँ क्योंकि दरवाज़ा तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड एक डिवाइस रखा हुआ है इसने ट्रेकिया के ऊपर। जब वो लेरिंक्स से निकल रहा था तो इससे भी पहले उसके ऊपर एक डिवाइस रख दिया है, एक बहुत ही एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एक डिवाइस रखा हुआ है उसके ऊपर। एपिग्लॉटिस तो उसका एक सिंपल सा कंपोनेंट है, उसके अंदर मैंने बताया एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एक डिवाइस रखा हुआ है इसका, जिसका कुछ हिस्सा तो आप फील कर सकते हो, कुछ हिस्सा फील नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कार्टिलेजेस भी हैं, बोन भी है, जुड़े भी हुए हैं मसल्स के साथ, फेशाओं के साथ। मसल्स इनको मूव भी करते हैं, सॉलो करता हूं तो खींच भी लेते हैं ऊपर। इस डिवाइस का नाम है लेरिंक्स। बड़ा जादुई एक तरह से, जब आप देखेंगे तो आपको कुदरत के आप क्या क्या देखेंगे, ये तो एक मामूली सी चीज़ है, इसके अलावा और चीज़ें दिखाएंगे आपको, कोई हैरान रह जाएंगे आप। ये सुनने वाली जो चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा मुझे अंदर जाके हैरानी हुई है ना, वो सुनने वाली चीज़ से हुई है। उसका जो कॉकलिया है वो कैसे पियानो की तरह काम कर रहा है, हैरत हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान तो गरीब है ही नहीं है। ये कॉकलिया को सिर्फ तब्दील कराओ एक साइड को तो 50 लाख का खर्चा है, वो आपको मुफ्त में दे दिया है। 200 भी, एक नहीं 2 किडनी तो चेंज करा के दिखाओ, 2 किडनियां तुम्हारे पास। यानी पूरे ऑर्गन्स की लिस्ट बना के बजट बनाओ तो अरबपति तो आप वैसे ही हैं मुफ्त में अल्लाह की तरफ से। ये सारी चीजें तो चेंज करा के दिखाओ। आज सिर्फ एक पेशेंट अभी बेचारा एक आया, वो बोला कि मेरी अम्मी जो हैं वो 65 ईयर्स की हैं, वो अभी चल रही थी तो वो गिर गई हैं। वो
वो गिर गई हैं, मैं तो समझ गया गिर गई हैं तो क्या हुआ होगा, उसमें ये एक्सरे, मैंने कहा वो गोला उसका जो है वो फ्रैक्चर हो गया होगा। अच्छा हाँ यही कह रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि वो नेक का फीमर, जो मैंने बताया था ना आपको, हमने कह रहे थे वो नेक का फीमर उसका फ्रैक्चर। अब जो भी बूढ़ा आदमी बेचारा गिरता है ना इधर, बस दो ही चीज़ें होती हैं, या इधर या यहाँ, या यहाँ चोट लगी तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, या इधर से आ गया तो नेक गया। और मैंने देखा तो नेक इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर। मुझे बोला इसका क्या होगा, मैंने कहा कहाँ है पेशेंट, बोला बोन केयर में दाखिल कराया है। मैंने कहा उन्होंने कहा होगा कि यहाँ प्रोस्थेटिक पड़ेगा इसका नया उसका, बोला हाँ इसका कोई और हल है। मैंने कहा इसका हल तुम्हें दूसरे लोग बताएंगे लेकिन किसी के कहने में नहीं आना, इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इसका प्रोस्थेटिक बाहर से दूसरा पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट पार्शल। इसमें सिर्फ नेक दूसरा पड़ता है बस, क्योंकि अब ये खत्म हो गया, नेक्रोसिस हो गया, इंट्रा आपको पता है ना कि ये वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। तो मैंने कहा ये रिप्लेस होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर बाद में उसने बताया कि सर कहाँ करवाऊँ क्या करवाऊँ, तो उसको मैंने बता दिया क्या कराना है। अभी फिलहाल क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है कि उसकी मशहूरी न हो जाए, इसके लिए नाम नहीं ले रहे हैं उनका, लेकिन ये है कि मैंने कहा उनके पास चले जाओ, बस सीधे सीधे है ये जाके वही करेंगे। और इट इज़ वेरी सिंपल, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। किसी ज़माने में ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने कहा दूसरे दिन पेशेंट को वॉक कराएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी, कोई मसला। अभी 65 ईयर्स इतनी कोई बड़ी एज नहीं है। हमने 85 ईयर्स के भी इवन पेशेंट हमने करवाए हैं, वो भी अपने पाँव पे आ गए हैं। 85 ईयर जो खुद ही अपनी नॉर्मल वॉक मुश्किल से करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इस तरीके से आप दिखाई। तो ये इसोफेगस यहाँ, तो मैंने बताया ये लैरिंक्स यहाँ पर होता है। जब आप सांस ले रहे होते हो तो लैरिंक्स के दरवाजे खुले हुए होते हैं, लेकिन इसोफेगस का जो ये अपर पार्ट है ना, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, कहां से, फेरेंक्स के एंड से, ये बंद होता है इधर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका इसोफेगस है, इसके अंदर जाहिर इसकी वाल मस्कुलेचर से बनी हुई है, और अगर मस्कुलेचर से बनी हुई है तो जो इनर है, आपको पता है पूरी जीआईटी के अंदर मैंने बताया था उसका मस्कुलेचर में था इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये भी तो जीआईटी है ना, ये भी तो यही प्रिमिटिव गट का हिस्सा है। तो इसमें भी इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो इनर सर्कुलर होते हैं ना ये मसल्स, ये स्फिंक्टर बना देते हैं, ये टाइटली क्लोज रहते हैं, ये आपकी मर्जी से नहीं खुलेंगे, ये बंद है बस। इसको हम कहते हैं अपर इसोफेजल स्फिंक्टर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अपर इसोफेजल स्फिंक्टर। ये अपर इसोफेजल, ये बंद है, ये बंद है, लेकिन ट्रेकिया के ऊपर के जो लैरिंक्स हैं ये खुले हुए हैं। आप सांस ले रहे हो इस वक्त, ये है सिलसिला, समझे, ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, लैरिंक्स खुला हुआ है। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम 24 घंटों में तकरीबन 23.5 घंटे तो सांस ले रहे होते हैं, चलेंगे 23 घंटे। 1 घंटा सिर्फ ऐसा होता है जिसको स्प्लिट करके आप सॉलो करते हैं। ज्यादा से इतना ही होता होगा, मेरा तो यही अंदाजा कि इतना ही होगा। खाना आप खाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा खाने के टाइम पर आप 20 से 30 दफा सॉलो करते होंगे, और हर सॉलोइंग जो है आपका रिफ्लेक्स वो मुश्किल से कोई चंद सेकंड तक चलता है। आप करके देखें 5 सेकंड, ऐसे तो नहीं आकर के आप वहां रोक देंगे, यहां पर वो आप इस तरीके से सॉलो कर देते हैं। अब सॉलो कर दे, देखिए ये ऊपर आ गया, ये पूरे मैकेनिज्म से सॉलोइंग में दिखाएंगे आपको। तो यहां पर ये सॉलो करेंगे तो ये मुश्किल से, तो एक खाने के दौरान आप 5-5, 10-10 सेकंड के सॉलोइंग करेंगे तो मुश्किल से, आप अगर 30 दफा भी किया होगा आपने तो ये मुश्किल से 2-3 मिनट का मामला है, या 5 मिनट चले। और ऐसे पानी पिएंगे तो 2-3 मिनट, ये मिलाओ तो टोटल मेरा नहीं ख्याल है कि अगर हम काउंट भी कर लें, अगर एक दिन का पूरा, मुझे अंदाजा है कि 1 घंटे से ज्यादा सॉलोइंग नहीं करते हैं फॉर 300-400 टाइम्स अगर आप। तो इसका मतलब कि आप 23 घंटे तक तो इस हालत में होते हैं जब इस वक्त हालत में बैठे हुए हैं आप, और इस हालत में लैरिंक्स इज ओपन, ये रिलैक्स हालत की बात बता रहा हूं, एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज क्लोज। इसका मकसद है कि नोज चाहे माउथ भी, उसके पीछे फेरेंक्स, फेरेंक्स से नीचे आओ तो ये लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेकिया, ये रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं सांस लेने के लिए। आप आराम से लें, दें, चलेगा। तो तुम्हारी मर्जी है माउथ से लें, तुम्हारी मर्जी है आप नोज से लें, बेटर ये कि नोज से ले लो। लेकिन अगर नजल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऐसे नहीं है कि भाई नोज से नहीं, मैं माउथ से लूंगा तो इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन क्या, आप रहेंगे ही नहीं तो इन्फेक्शन क्या होगा। माउथ से ले लो जब तक नोज खुल ना जाए, इसलिए नेचर ने माउथ वाला भी सिलसिला रखा हुआ है। नॉस्ट्रिल्स 2 रखे हैं, दोनों बंद हो जाएं तो माउथ है ना, लेते रहें, ठीक है, थोड़े से बैक्टीरिया ये वो जाएंगे ना, जान छुड़ा लेंगे, सांस तो लें। ऐसे नहीं है माउथ बंद रखें, नहीं बैक्टीरिया ना अंदर चले जाएं, बैक्टीरिया जाए एयर तो जाएगी, ऑक्सीजन तो चाहिए आपको। तो जहां पर ये, यहां पर, लेकिन अगर आप सॉलो करें, माउथ तो सेम है। अब जब आप सॉलो करेंगे
तो सबसे पहले तो ये गेट बंद हो जाएगा फौरन, ये गेट बंद हो जाएगा। दूसरे भी काम होंगे ताकि कोई भी फूड का एक पार्टिकल इस तरफ न जाए। इसको पुल करके आगे भी रख देंगे, ये भी हो जाएगा, और साथ में अंदर के सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और ये दरवाजा खुल जाएगा, लाजमन खुलेगा, क्योंकि लाजमन खुलना चाहिए। अगर ये ना थोड़ा देर से खुला तो पता चलेगा फेरेंक्स के अंदर ऐसे पाउच बन जाएगा, प्रेशर सारा उस पर पड़ेगा। ये डिजीज है, ये डायवर्टिकुलम कहलाता है, ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। ये आगे चल के बताएंगे आपको फेरेंक्स में। तो दिस विल बी एक्चुअली, तो यहाँ चला जाएगा अंदर इसोफेगस के अंदर फूड, इतने प्रेशर के साथ अंदर जाता है फूड, तभी तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दिया है आपको। और मैंने बताया अगर यहाँ पर वेरिकोज वेन्स हुई तो उड़ा देगा इनको, और हो सकता है कि वोमिटिंग सीवियर हो जाए। लेकिन अगर चलो यहाँ इसोफेजस, अपर इसोफेजल स्फिंक्टर है, और अपर इसोफेजल स्फिंक्टर से जैसे पास हो गया फिर ये बंद। अब इस फूड को इसोफेगस के हवाले कर दो, वो उसको ग्रेविटी प्लस उसकी पेरिस्टालसिस करके उसको नीचे ले जाएगा, और जैसे नीचे ले जाएगा यहां पर लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर भी होता है, और लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर से ये फूड आ जाएगा कहां? स्टमक में। और लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर जैसे ही ये पहुंचता है ये ओपन हो जाएगा, ये यहां पर, ये फिर बंद हो जाएगा, तो लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर फिर बंद हो जाएगा। इसका मकसद है कि फूड अगर आपके स्टमक में आ गया तो चाहे आप उल्टे भी लटक जाएं, फूड दोबारा वापस इसोफेगस में नहीं जाएगा। आपने से पूरा स्टमक भर गया, मैं उल्टा लटकूंगा, अब बॉटल है, बॉटल में पानी डाल दिया, उल्टा करोगे तो पानी नीचे आएगा ना, यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर कहलाता है, इसको एलियस कहते हैं। ये लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अगर ये लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर का टाइटनेस इतनी ज्यादा नहीं रही, अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो फिर ये जो इसोफेगस वाला जो फूड अभी गया है, ये इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, या आप स्क्वेटिंग करें या इस किस्म का करें, तो ये बैक हो सकता है। ये अगर बैक हो सकता है तो हम इसको कहते हैं रिफ्लक्स। ये डिजीज है, इसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। इसोफेगस वैसे बहुत सारी बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, तो फिर इसको GORD भी कहते हैं, लेकिन हम इस ई से लिखते हैं इसलिए हम GERD कहते हैं इसको। गर्ड भी कहते हैं इसको इस तरीके से, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके पहले पहले लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, ये बार बार ऐसे पीछे आएगा, ऐसे पीछे। अगर ये पीछे आया ऐसे, वो बरसों तक चलता रहा मामला, तो क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, इसोफेगस एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड। ये अगर ऐसे है तो ये बार बार जब इसको एसिड लगेगा, तो एसिड के लिए तो ये डिजाइन ही नहीं हुआ है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा किसी और तरीके से। नहीं, केराटिनाइज नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर उधर से पूछेगा कि कोई टोटका बताओ कि इस एसिड से कैसे जान छुड़ाऊं। अब एसिड से तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती, जान इस तरीके से छुड़ाई जा सकती है कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। हटा तो नहीं सकते, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें सीक्रेशन चाहिए, और तुम हो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सीक्रेटरी तो हो नहीं, वो सीक्रेटरी होता है कॉलमनर। क्योंकि सीक्रेशन जब जमा होगी तो सेल छोटा थोड़ी होगा, सेल तो बड़ा होगा, इसलिए कॉलमनर होगा। सेल कभी भी कोई चीज़ स्टोर करे या सेल कोई चीज़ सीक्रेट करे तो वो हमेशा लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है, कॉलमनर ऐसी कोई शौक थोड़ी है मुझे, या सेल को शौक है कि मैं लंबा लंबा लगूँ। लंबा इसलिए लगे क्योंकि ल्यूमन में से तुमने एब्जॉर्ब जो करना है तो तुम्हें जगह चाहिए, जगह चाहिए तो तुम्हें टॉल कॉलमनर सेल सभी होते हैं जब एब्जॉर्ब भी करते हैं या सीक्रेट करते हैं। वे सीक्रेशन जो इतनी जमा होंगी जो तुम्हें बाहर निकालनी है, और ये दोनों जब काम करने होंगे तुम्हें, तो फिर तुम्हें बड़ा लंबा होना पड़ेगा। इसलिए आपके जो GIT के जितने भी एपिथेलियम होते हैं ना, आपके जितने भी पार्ट के एपिथेलियम, ये वो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, टॉल। और ये कॉलम, तो जहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि GIT के मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स क्योंकि कॉलमनर हैं, तो क्यों ना मैं भी कॉलमनर में कन्वर्ट क्यों ना हो जाऊं, तो ये कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मकसद ये हुआ कि कॉलमनर क्या एबनॉर्मल है क्या? नहीं, कॉलमनर एबनॉर्मल नहीं है, साइट नहीं है एबनॉर्मल, साइट वो नहीं है जहां होना चाहिए कॉलमनर को, लेकिन कॉलमनर एबनॉर्मल तो नहीं ना है, तो ये कॉलमनर एबनॉर्मल नहीं है। ये एक वन एडल्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनदर एडल्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम। ये कोई एबनॉर्मल एपिथेलियम नहीं है, लेकिन यहां के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक एडल्ट से दूसरे एडल्ट तक। सेल्स नॉर्मल ही हैं लेकिन कॉलमनर है इसमें, मींस वन एडल्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कन्वर्टेड इनटू एन अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम। इस प्रोसेस को यहां पर हम इस एडाप्टेशन को कहते हैं मेटाप्लेजिया। इसका आदि
मेटाप्लेजिया। ये प्लेजिया है, फॉर्मेशन है, ये मेटाप्लेजिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो इससे क्या होगा, सीक्रेशन होगी और इससे आपके, अब ये जो मेटाप्लेजिया हुई है, क्या वो जो बने बनाए पहले से सेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, कौन से स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, क्या यही चेंज हो गए हैं कॉलमनर में? नहीं, ये सेल कॉलमनर में चेंज नहीं हुए हैं, तो चेंज उन एग्जिस्टिंग सेल्स में नहीं हुई है। जो स्टिमुलस मिला है वो उन स्टेम सेल्स को मिला है जो अगली बार आने वाले हैं, उन एग्जिस्टिंग सेल्स में नहीं हुई है। ये ट्रांस डिफरेंशिएशन नहीं है कि वो सेल अचानक हो जाए लंबे लंबे से, नहीं, ये शेड हो जाएंगे और अगले जो सेल स्टेम सेल से बनेंगे नए, जिनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होना था वो नहीं होंगे, वो कॉलमनर बन जाएंगे। दिस मींस द चेंज इज कमिंग फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑनवर्ड, नॉट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। वो थोड़ी ना बन जाएंगे, वो तो शेड होकर खत्म हो जाएंगे। और आपको पता है ना कि एपिथेलियम जो है इसका लाइफ स्पेन मुश्किल से 2-3 हफ्ते होता है, स्टमक का तो 2 हफ्ते से भी कम है। ये एपिडर्मिस आपका 3 हफ्ते में शेड हो जाएगा, नया आ जाता है। अब देखिए जो सनलाइट की एक्सपोजर होती है तो जो डार्कनेस आ जाती है, बच्चे देखें ना स्कूल जाते हैं तो देखिए थोड़े रंग उनका डार्क हो जाता है, लेकिन बच्चे वेकेशन में घर में बैठ जाते हैं, ग्लो करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है ये नया एपिथेलियम आ जाता है, एपिडर्मिस नया आ जाता है, उसके अंदर मेलानिन इतना नहीं वेल डेवलप होगा, एलाबोरेटेड नहीं होगा, तो वो बच्चे जो है ग्लो करते हैं, उनकी रंगत निखर जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी डार्कनेस नहीं रहती, क्योंकि सनलाइट में एक्सपोजर नहीं हुआ उनका। तो वो पुराना वाला एपिथेलियम की तरफ चला गया, एपिडर्मिस में वो शेड हो गया, वो 2-3 हफ्ते के बाद शेड होकर नया आ जाता है। एपिथेलियम इस तरीके से होता है, क्योंकि बाहर एक्सपोजर है ना, वो तो पुराना थोड़ी रहेगा, नया टर्नओवर जिसको हम कहते हैं। टर्नओवर क्विक होता है, क्विक टर्नओवर नहीं हुआ ना तो आपका स्टमक झेल नहीं पाएगा एसिड की इस तपिश को, उसकी इस एसिडिटी को झेल नहीं पाएगा, फिर अल्सर होना शुरू हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर का एक काज ये भी है, स्लो टर्नओवर, क्योंकि इसको फौरन टर्नओवर करना है। तो प्रोटीन का लॉस, अगर प्रोटीन कम खाते हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द काजेज। सिर्फ ये नहीं है कि ये काज है, इसके अलावा भी काजेज हैं, लेकिन ये वन ऑफ द काज है। तो जहां पर आप देखो कि ये जो आपका एपिथेलियम है इसका लोअर इसोफेगस का, ये होगा क्या ऊपर के इसोफेगस में कि लोअर में? तो लोअर इसोफेगस के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन मेटाप्लेजिया हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर इस किस्म के इसोफेगस का नाम होता है, या इस कंडीशन का नाम होता है बेरेट्स इसोफेगस। बेरेट नाम है साइंटिस्ट का। तो कोई पूछे कि भाई बेरेट्स इसोफेगस क्या है? ये लोअर end or lower one third or lower end of the esophagus or lower part of the esophagus की ट्रांसफॉर्मेशन है। Understood? So this is another condition of the lower esophagus, Barrett's esophagus. अब Barrett's esophagus में ये हो गया है कॉलमनर। अगर ये कंडीशन अभी आपने ठीक कर दी, अगर मीन्स गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हैज बीन ट्रीटेड and now the acidic contents are not returning back, तो फिर ये कॉलमनर जब शेड हो जाएगा तो वो जो स्टिमुलस हो रहा था किसको, स्टेम सेल्स को, वो खत्म हो जाएगा और स्टेम सेल्स दोबारा वही नॉर्मल एपिथेलियम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। जब तक ये अगर स्टिमुलस चेंज नहीं हुआ, जारी रहा, ट्रीट आप कर नहीं रहे हैं, तो ये मुसलसल होते 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 फिर ये कॉलमनर ही रहेगा और स्टेम सेल्स को आदत ही हो जाएगी कॉलमनर बनाने की। और अब आपने स्टिमुलस रिमूव ही कर दिया ना अगर, तो स्टेम सेल्स अब कभी भी ज़िंदगी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नहीं बना पाएंगे। तो इसका मकसद है कि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग रहा तो फिर ये मेटाप्लेजिया नहीं कहलाएगी। अब फिर वो जो सेल्स जो कॉलमनर बनेंगे इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद, वो नॉर्मल भी नहीं रहेंगे। अब सेलों के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, होंगे कॉलमनर, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस बड़ा, साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ, ये इस किसी की चीज़ का नाम पड़ जाएगा फिर डिस्प्लेजिया। और ये डिस्प्लेजिया देखते ही देखते कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैरेट्स इसोफेगस इज एक्चुअली अ प्री कैंसरस कंडीशन। और इसको ठीक करने का क्या तरीका था? डिजीज को खत्म करें, वो गर्ड को ट्रीट करो क्विकली। ऐसा ही काम फिर ट्रेकिया में भी होता है। वहां कौन सी गर्ड होती? वहां गर्ड नहीं होती, वहां सिगरेट स्मोकिंग। उधर कौन सा एपिथेलियम है? सुडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर। यहां पर सिगरेट स्मोकिंग वजह से वो उड़ जाता है और जो नया आता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वहां क्यों? क्योंकि वो इस निकोटीन और बहुत सारी गैसेस को झेलने के लिए उसने तरीका अख्तियार किया, कौन सा? टू बिकम मोर प्रोटेक्टिव लाइक सुडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर और सारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। उसको हम कहते हैं यहां पर स्क्वामस मेटाप्लेजिया और इसका हम कहते हैं यहां पर कॉलमनर मेटाप्लेजिया। और दिस इज कॉल्ड द बैरेट्स इसोफेगस। तो बैरेट्स इसोफेगस, इसोफेजियल वेराइसिस, इसोफेगस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस जगह से, क्या ब्लड सप्लाई है, वेरिकोज क्या है,
पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसोफेगस से रिलेटेड हैं और एक क्वेश्चन एटलीस्ट इसोफेगस को लेके आएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आगे चल के थोड़ी सी हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन दीज 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार योर इसोफेगस ब्लड सप्लाई इज कंसर्न। ये ब्लड सप्लाई को हम एक साथ भी ले लेंगे, लेकिन आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि लोअर पोर्शन जो है उसमें पोर्टल सर्कुलेशन किस तरीके से होती है। ये है आपकी आज की क्लास। इसोफेगस स्फिंक्टर्स 2 ही होते हैं, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शंस मल्टीपल जगहों पर आपको मिलेंगे, लेकिन स्फिंक्टर्स इसके 2 ही हैं, इस बीच में और कोई स्फिंक्टर नहीं है।